हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रो का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जैसे मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका मीनिंग क्या है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों टाइप की इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, और माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, इसका क्या मीनिंग होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम जो है वो दो तरह का होता है। पार्शियली, जहां पे आप इनकम्प्लीट मार्केट के बारे में बात करते हो, पर्टिकुलर एक मार्केट के बारे में आप बात करते हो। एक होता है कंप्लीट, जिसे हम जनरल इक्विलिब्रियम बोल देते हैं, जिस केस में सभी मार्केट्स में इक्विलिब्रियम क्रिएट किया जाता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो एक इंग्लिश वर्ड है जो हम जनरली रीड करते हैं। ये एक इंग्लिश वर्ड है और इसका जो ओरिजिन है, जो इसकी स्टार्टिंग जब हुई थी, तो इसे कहां से लिया गया था? एक ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड है मैक्रोस। इसी ग्रीक वर्ड से मैक्रो वर्ड को लिया गया था। तो इस वर्ड का मीनिंग होता है, मैक्रोस ग्रीक में जो वर्ड है उसका मीनिंग है बिग या फिर लार्ज। इट मीन्स मैक्रो का मीनिंग क्या हो गया? जब आप एज अ होल पूरी इकोनॉमी के इकोनॉमिक इश्यूज को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हो या स्टडी करते हो, तो किसका पार्ट हो जाती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि उसमें आप एज अ होल मीन्स लार्ज लेवल पे उन चीजों को डिस्कस कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। तो अब इसका मीनिंग हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स अंडर विच economic issues are discussed as a whole. It means जब आप इकोनॉमिक इश्यूज को पूरी इकोनॉमी के लेवल पे, पूरे इंडिया के लेवल पे आप उन्हें डिस्कस करते हो, तो उसे हम किसका पार्ट बना देते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो जब भी कोई इकोनॉमिक इशू एज अ होल डिस्कस किया जाता है, फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, ये बेसिक इश्यूज हैं जो पूरे नेशन में स्प्रेड हो चुके हैं। तो ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं जो ऑल ओवर द नेशन एक्सप्लोर हो रही हैं या फिर बढ़ती जा रही हैं, इन सभी को हम किस में काउंट करते हैं? एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में काउंट करते हैं। माइक्रो में कब आएंगी ये चीजें? जब हम ये बात बोले कि अनएम्प्लॉयमेंट कोई पर्टिकुलर पर्सन का किसी एक फर्म की वजह से, एक इंडस्ट्री की वजह से क्रिएट हो रहा है, या हम ये कहते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में पॉवर्टी कितनी है। बट जब हम ये कह रहे हैं कि ओवरऑल इंडिया में कितनी पॉवर्टी है, सारे नेशन में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो वो किसका पार्ट बन जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो व्हेन वी स्टडी द इकोनॉमिक इश्यूज और द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, वी कैन से एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, दैट इज द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो क्या बन जाएगी आपकी? मैक्रो इकोनॉमिक्स बन जाएगी। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, इसकी कुछ डिफरेंसेस भी हैं कि कैसे हम इसे माइक्रो से अलग मानते हैं या इसको हम उससे अलग डिफाइन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? ये हमने 11th में डिस्कस किया था। 11th में हमारे पास एक बुक थी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि बेसिक से स्टार्ट होती है, जहां पे आप इंडिविजुअल लेवल पे, एक सिंगल फर्म के लेवल पे इकोनॉमिक इश्यूज को या प्रॉब्लम्स को देखते हो या उन्हें स्टडी करते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं मैक्रो, जहां पे अभी हमने मीनिंग डिस्कस किया लार्ज लेवल पे, पूरी इकोनॉमी के लेवल पे। जब आप इकोनॉमिक इश्यूज को या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हो, तो वो आपका मैक्रो में इंक्लूड हो जाता है। तो माइक्रो और मैक्रो का सबसे पहला डिफरेंस क्या होगा? Micro means small, macro means large. It means when we study the economic issues or economic problems on the level of an individual or a single firm, a single industry, that is included under micro level. जब आप छोटे लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमिक इश्यूज को या प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हो, तो वो आपका माइक्रो का पार्ट हो जाता है। जब उन्हीं इकोनॉमिक इश्यूज या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं एज अ होल, पूरी इकोनॉमी के कंट्रोल के अकॉर्डिंग, तो उसे हम किसका पार्ट मान लेते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो सबसे पहला तो ये मीनिंग हो गया। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किन चीजों को स्टडी करते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर हम ये स्टडी कर रहे हैं कि स्कैरसिटी एक बहुत बड़ा इशू है,
स्कैरसिटी बहुत बड़ा इशू है और इसी वजह से हमें चॉइस की प्रॉब्लम अराइज होती है। और एक इंडिविजुअल लेवल पे हम इसको देख रहे हैं कि एक इंडिविजुअल को स्कैरसिटी की वजह से क्या इश्यूज आ रहे हैं, कैसे वो उनमें से चूज कर रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जब हम बात करते हैं स्कैरसिटी और चॉइस ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी में यही वाले इश्यूज जब हम डिस्कस करते हैं तो वो किस में आ जाएंगे, आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब आता है वेरिएबल्स। इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो हैं, दो तरह के पॉइंट्स इसमें आएंगे। सबसे पहली चीज, जब हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक में कैसे वेरिएबल्स यूज होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। मींस छोटे छोटे वेरिएबल्स जिनका इफेक्ट इंडिविजुअल लेवल पे रहता है, उन्हें हम बोल देते हैं माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। सच एज एक सिंगल कंज्यूमर्स डिमांड, एक कंज्यूमर की डिमांड है, एक सिंगल प्रोड्यूसर की सप्लाई है, तो वो किसका पार्ट होगी, माइक्रो इकोनॉमिक का। जब हम बात करते हैं मैक्रो की, तो यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास, इस केस में एग्रीगेशन नहीं है, टोटल नहीं है चीजों का। यहां पे जब आप बात करोगे तो हम किस चीज की बात करेंगे, एग्रीगेट डिमांड। इट मींस पूरे नेशन ने मिलके किसी गुड की, किसी सर्विस की कितनी डिमांड क्रिएट की, ऑल ओवर द नेशन, सभी सिटीजंस ने मिलके, तो वो एग्रीगेट। एग्रीगेट मींस सम टोटल ऑफ। सेम ऐसे ही एग्रीगेट सप्लाई, सो इट मींस वेरिएबल्स का पॉइंट अगर हम ले, पहला हमने लिया मीनिंग, हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, स्कोप क्या है, फिर हम ले रहे हैं वेरिएबल्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक में माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं, जैसे एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड या सिंगल प्रोड्यूसर की सप्लाई। और मैक्रो लेवल पे क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी इकोनॉमी की बात कर रहे हो, उसी लेवल के वेरिएबल्स का डिफरेंस हम उसमें शो करते हैं। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक एजेंट्स। ये पॉइंट की हेडिंग है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इकोनॉमिक एजेंट्स दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं इंडिविजुअल एजेंट्स, जैसे एक सिंगल कंज्यूमर जो हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो लेवल पे, तो वो जो कंज्यूमर है वो एक इंडिविजुअल है। तो जब आप इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ते हो तो वो आ जाएंगे आपके माइक्रो लेवल पे। जब हमें ये डिस्कस करना है कि इकोनॉमिक एजेंट्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, बट जब हम माइक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या चीज आ जाएगी, क्योंकि माइक्रो लेवल पे इकोनॉमिक डिसीजंस लेने का राइट किसको, इंडिविजुअल्स को है। और इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, प्रॉफिट अर्निंग के लिए। तो इकोनॉमिक एजेंट्स एज ए इंडिविजुअल किसके अंडर आएगा, माइक्रो लेवल के अंडर। वहीं पे जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल पूरी इकोनॉमी की, फॉर एग्जांपल जैसे आरबीआई है, पूरी इकोनॉमी के लिए बैंकिंग सिस्टम को हैंडल करता है, तो आरबीआई जो है वो किस लेवल पे काम कर रहा है, एज अ होल पूरी इकोनॉमी के लिए काम कर रहा है। तो इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये भी इकोनॉमिक एजेंट्स ही होते हैं, बट ये इकोनॉमिक एजेंट पूरी इकोनॉमी के लिए वर्किंग है, इसीलिए किसका पार्ट होते हैं, मैक्रो लेवल का। तो इकोनॉमिक एजेंट्स में दो तरह के एजेंट्स आएंगे, इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस। तो जो इंस्टीट्यूशंस ओवरऑल वर्किंग हैं, जैसे आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, ये सभी इंस्टीट्यूशंस किसका पार्ट होंगे, आपका मैक्रो का। और ऐसे इंडिविजुअल अगर हम देखते हैं तो वो किसका पार्ट हो जाएंगे, माइक्रो लेवल का। अब इसके बाद आता है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, टोटल किन चीजों में ज्यादा होता है। तो अगर माइक्रो की बात करेंगे तो लिमिटेड डिग्री होती है एग्रीगेशन की, क्योंकि यहाँ पे आप पर्टिकुलर चीजों के बारे में डिस्कशन करते हो, तो लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। वहीं पे अगर हम बात करते हैं मैक्रो लेवल की तो हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, क्योंकि यहाँ तो हर चीज ऐड होती जाएगी तभी तो एज अ होल पूरी इकोनॉमी के लिए बनेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। क्लियर। तो ये पॉइंट्स क्या शो करते हैं कि जो माइक्रो लेवल है वहां पे आप माइक्रो वेरिएबल्स का यूज करते हो, एक इंडिविजुअल एजेंट्स का यूज करते हो, या फिर लिमिटेड लेवल पे डिस्कशंस या स्टडी करते हो। वहीं पे अगर हम मैक्रो की बात करें
तो यहाँ पे इकोनॉमिक एजेंट्स भी कैसे होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो एज अ होल पूरी इकोनॉमी के लिए वर्किंग होंगे, डिसीजन मेकर्स होंगे, या फिर एज अ होल हम इकोनॉमिक इश्यूज को या प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर का इनकम लेवल आप देख रहे हो तो माइक्रो में आ जाएगा, अगर वहीं पे आप पूरी इकोनॉमी का इनकम लेवल देखते हो तो वो मैक्रो में आ जाएगा। तो इट मींस इसके अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास पॉइंट्स आते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स का मीनिंग क्या होगा? माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स मींस कि हिस्टोरिकली अगर हम देखें चीजों को, पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है कि जरूरी नहीं है हर चीज जो स्मॉल लेवल पे वर्किंग है, स्मॉल लेवल पे बेनिफिशियल है, वो लार्ज स्केल पे भी उतना ही बेनिफिट दे रही है, ऐसा जरूरी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज मैक्रो पे आपके लिए बेनिफिशियल होती है, मींस जब आप छोटे लेवल पे उस काम को करते हो तो आपको फायदा पहुंचा रहा है, तो कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज कि वो मैक्रो लेवल पे भी आपको उतना ही बेनिफिशियल मिले। इट मींस फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं, ए कोई पर्सन है, ए सेविंग करता है, ए ने सेविंग की तो ये लेवल कौन सा हो गया? माइक्रो, क्योंकि एक सिंगल इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं। तो माइक्रो लेवल पे सेविंग क्या होगी? उसके फ्यूचर के लिए बेटर होगी, क्योंकि इन फ्यूचर जब भी कोई अनसर्टेनिटी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो वो उस पैसे को वहां पे यूटिलाइज कर पाएगा। इसका मतलब एक ही जो सेविंग है वो उसके फ्यूचर को प्रॉस्पेरस बनाएगी और ज्यादा बेटर बनाएगी। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे या माइक्रो लेवल पे सेविंग क्या हो गई? बेनिफिशियल हो गई, बेटर हो गई, फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए हेल्पफुल हो गई। पर यही सेविंग अगर पूरी इकोनॉमी करना स्टार्ट कर दे, अगर पूरी इकोनॉमी सेविंग करना स्टार्ट कर देगी तो क्या डिफरेंस होगा? अगर सबने सेविंग करना स्टार्ट कर दिया तो इन्वेस्टमेंट का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट का लेवल डिक्रीज होगा तो मार्केट में डिमांड गिरनी शुरू हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगी और ओवरऑल इफेक्ट कहां चला जाएगा? नेशनल इनकम पे चला जाएगा। इट मींस यही सेविंग जो माइक्रो लेवल पे बेस्ट थी, फ्यूचर को प्रॉस्पेरस बना रही है, बेटर बना रही है, आपको सेव कर रही है अनसर्टेनिटी से, वही सेविंग जो पूरी इकोनॉमी करना स्टार्ट कर देगी मैक्रो लेवल पे जब हम आ जाएंगे, तो वही सेविंग आपके लिए यूजफुल नहीं रहेगी। क्लियर? इसे कहते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। इट मींस ये जरूरी नहीं है कि कोई चीज माइक्रो पे इंपॉर्टेंट है तो मैक्रो पे भी एज इट इज इंपॉर्टेंट रहेगी। हो सकता है उसका बेनिफिट माइक्रो पे तो ज्यादा मिल रहा है और मैक्रो पे वो नुकसान पहुंचा रही है, मींस वो लॉसेस क्रिएट कर रही है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट लेकर। जैसे अभी मैंने आपको बताया सेविंग हमने कम करना शुरू किया, सभी ने मिलके, जब सबने सेविंग करना कम कर दिया, ज्यादा कर दी, सब लोग सेव कर रहे हैं तो सेविंग इंक्रीज हो गई। सेविंग इंक्रीज होने का मतलब है कि मार्केट में जो पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए था वो डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट अब क्या हो रही है? कम हो रही है। यही इन्वेस्टमेंट मार्केट में मनी फ्लो को क्रिएट करती है, पैसे का फ्लो बनाती है, जिसकी हेल्प से डिफरेंट प्रोडक्शन कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज हैं, वो प्रोडक्शन करते हैं, जीडीपी ग्रोथ करते हैं। अब जब इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहली चीज तो होगी कि डिमांड कम होगी, क्योंकि जब मार्केट में पैसा इन्वेस्ट ही नहीं हो रहा है, मार्केट में मनी सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, लोगों की इनकम गिरेगी, इनकम गिरेगी, इसका मतलब वो डिमांड कम करेंगे। अब डिमांड कम करने से क्या हो गया? जीडीपी ग्रोथ कम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, लोगों के पास काम नहीं है, पॉवर्टी इंक्रीज हो गई, मींस एक विशियस सर्कल बन गया। विशियस सर्कल वो सर्कल्स होते हैं जो नेगेटिव सर्कल्स होते हैं, जिनका इंपैक्ट इकोनॉमी पे बहुत ही बुरा आता है और लॉन्ग टर्म के लिए इस चीज का लॉस जो है वो हमें बेयर करना पड़ता है। तो अगर इसी तरीके से कोई भी एक चीज, जैसे यहाँ पे सेविंग है, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, तो जरूरी नहीं है माइक्रो वाला बेनिफिट आपको मैक्रो लेवल पे मिले या मैक्रो वाला बेनिफिट आपको माइक्रो लेवल पे मिले, ये जरूरी नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इस चैप्टर में आपको सिर्फ
कुछ ऐसी टर्म्स गिवन है जो आपको मीनिंग क्लियर करेंगी कि इसमें इस बुक में क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे माइक्रो से डिफरेंट है, किस तरह के कंसेप्ट्स को हम इसमें यूज करते हैं। इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं दिया कि एज इट इज वो यूं का यूं एग्जाम में आएगा, बट आपको ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, उसका क्या रोल है, वो कैसे माइक्रो से डिफरेंट है और कैसे आपको यूज करनी होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। पहले हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं जो माइक्रो मैक्रो में डिफरेंशिएट करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो। इस पॉइंट को हम बोलेंगे मेथड ऑफ स्टडी। जैसे अभी हमने देखा माइक्रो पे स्मॉल लेवल की बात हो रही है और मैक्रो पे लार्ज लेवल की बात हो रही है। तो जब माइक्रो लेवल है वहां पे हम क्या कर रहे हैं, माइक्रो लेवल पे आप सिर्फ उन मेथड्स की स्टडी करते हो जो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पे डिपेंडेंट होते हैं। माइक्रो स्मॉल लेवल पे आप डिस्कशन कर रहे हो, इसका मतलब पार्ट्स का डिस्कशन कर रहे हो, कंप्लीट इकोनॉमी का बात नहीं कर रहे हो। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, दिस इज नोन एज पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इसी की जगह पे अगर आप मैक्रो लेवल पे डिस्कशन करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, आप पूरी इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हो। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कैलकुलेट होता है उसे हम बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। कुछ नई टर्म्स हैं, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको इस टॉपिक को। ये लेक्चर देखने के बाद आप लोग अपनी बुक से इस चैप्टर को कंप्लीटली रिवाइज करें ताकि आपके डाउट्स वगैरह सब क्लियर हो जाए। माइक्रो और मैक्रो में, माइक्रो में हमने क्या देखा, पार्शियल इक्विलिब्रियम, क्योंकि माइक्रो स्मॉल लेवल पे है तो पार्ट्स में स्टडी करता है। मैक्रो में हमने देखा जनरल। तो अब इनका मीनिंग क्या होता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है और जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब है, फॉर एग्जांपल हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में कोई ग्रुप है, कोई कम्युनिटी है, उस ग्रुप में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, या फिर हम ये कहें कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड। इसका मतलब यहां पे हम क्या चीज देख रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर मार्केट के बारे में इक्विलिब्रियम पे हम पहुंचना चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर ग्रुप में या कम्युनिटी में, उस एरिया में इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए जितनी वहां पे डिमांड है, ताकि जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज हो सके। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी एरिया में हम ये कहें कि एक मार्केट का हमें इक्विलिब्रियम मिल गया, फॉर एग्जांपल कमोडिटी मार्केट है, कि कमोडिटीज जितनी मार्केट में आ रही हैं उतनी सेल भी हो रही है। इसका मतलब इन कमोडिटीज की डिमांड एग्जैक्टली सप्लाई के इक्वल है। तो ये कौन से मार्केट का इक्विलिब्रियम है, कमोडिटी मार्केट का, एक सिंगल मार्केट का। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जिस केस में आप लिमिटेड पार्ट में कोई डिस्कशन करते हो या फिर आप पार्शियल लेवल पे इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करते हो तो वो किस में आ जाता है, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और जब आप सिर्फ एक सिंगल मार्केट के इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हो तो वो आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है। वहीं पे अब अगर हम बात करते हैं जनरल लेवल की, सेम इशू, हमने कमोडिटी मार्केट के साथ ये भी देखा कि जो लेबर मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, वो भी इक्विलिब्रियम में है या नहीं। जितनी कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट की गई क्या उतनी ही नीड है या और रिक्वायरमेंट है, वो डिमांड के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। या फिर लेबर मार्केट, सप्लाई ऑफ लेबर और डिमांड ऑफ लेबर इक्वल है या अलग अलग है, मीन सेपरेट है। तो जब हम ओवरऑल डिस्कशन कर लेंगे तो वो किस में आ जाएगा, आपका जनरल इक्विलिब्रियम में इंक्लूड हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को, किसे हम कहते हैं डिफरेंस बिटवीन पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इज सेविंग अ वर्च्यू और वाइस। सेविंग बेटर है या नहीं है, वर्च्यू और वाइस। वर्च्यू मीन्स बेटर होना, वाइस मीन्स बेटर नहीं होना। Next question is saving a virtue or vice? अभी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था, ये उसी से रिलेट करेगा। अगर हम ये बोलते हैं कि एक सिंगल पर्सन ने, इंडिविजुअल ने सेविंग की बैंक में और वो उससे रेगुलर इनकम अर्न कर रहा है, तो एक इंडिविजुअल के बेसिस पे
एक इंडिविजुअल के लिए बैंक में सेविंग करना, बैंक में सेव करना, उससे इनकम जनरेट करना बेनिफिशियल है। तो इस केस में ये क्या होगा, वर्च्यू। सभी लोगों ने सेविंग करना स्टार्ट कर दिया, पूरी इकोनॉमी सेव कर रही है, तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर्स कम हो जाएंगे। जब आपकी कंप्लीट इकोनॉमी सेविंग करना स्टार्ट कर देगी तो पैसा लोगों ने सेव करना शुरू कर दिया, तो सेविंग इनकम का ही पार्ट होती है। इनकम को हम डिवाइड कर दें अगर सेविंग में, और सेविंग के साथ दूसरा पार्ट हम इसका डाल दें यहाँ पे एक्सपेंडिचर में, जो मार्केट में पैसा लग रहा है और जो सेव हो रहा है, तो आप इक्वली चलते रहोगे तो इक्विलिब्रियम बना रहेगा। पर आप ये बोले कि सेविंग तो हम बढ़ा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंडिचर क्या होगा, डिक्रीज। एक्सपेंडिचर डिक्रीज होने का मीनिंग क्या होगा कि मार्केट में पैसे का फ्लो कम हो गया, और एक्सपेंडिचर कम करने का मतलब हो गया कि लोगों ने डिमांड करना कम कर दिया। तो डिमांड कम होगी तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, एक एग्रीगेट डिमांड कम हो गई, इन्वेस्टमेंट कम होगी, एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, अनएम्प्लॉयड लोग ज्यादा होंगे और एक डिप्रेशन की स्टेट आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो एक तरीके से एक सर्कल क्रिएट होगा जो लॉसेस में ले जाएगा, इकोनॉमी को डाउनफॉल की तरफ ले जाएगा। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, राइस। जब कोई पर्टिकुलर एक्शन आपको बेनिफिट दे रहा है तो वो आपके लिए वर्च्यू है। इंडिविजुअल लेवल पे जैसे कोई भी काम आप कर रहे हो आपको बेनिफिशियल है वो, तो वर्च्यू है। पर वही सेम वर्क अगर पूरी इकोनॉमी के लेवल पे हो रहा है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप मीन्स नेचर, कि किसी पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग कोई चीज कैसे वर्क कर रही है, उसके अंदर क्या क्या आता है, कितना वाइडर स्कोप है, कितना ब्रॉड है, कितनी लिमिटेड चीजें उसमें आती है। तो सबसे पहली चीज हम स्कोप पढ़ते हैं, फिर हम इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। हम किस चीज का स्कोप पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, हम क्यों इसे इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, क्या क्या कवर करता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में सबसे पहला पॉइंट आता है, जैसे ही आप इकोनॉमी की बात कर रहे हो ना, तो इकोनॉमी किससे जुड़ी हुई है, नेशनल इनकम से। तो अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या इंक्लूड हो जाएगा, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स, जो इससे जुड़े हुए हैं पॉइंट्स। इट मींस मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, सबसे पहले ये डील करती है नेशनल इनकम के कंसेप्ट के साथ, जिसमें ये इसकी डेफिनेशन, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, एस्टिमेट कैसे करते हैं, या फिर इसके रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या क्या हैं। जैसे एनडीपी है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी है जो आपको कैलकुलेट करने में हेल्प करती है कि एग्जैक्टली इंडिया में एक साल में कितने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया, जिसके बेसिस पे आप ये कैलकुलेट करते हो कि नेशनल इनकम है कितनी। तो ये सारे कंसेप्ट किसी भी नेशन की इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को शो करते हैं, और ये किससे जुड़े हुए हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। क्योंकि जब पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है कि जीडीपी कितना है, मींस टोटल पूरी इकोनॉमी में एज अ होल कितना प्रोडक्शन हुआ, तो किसका कंसेप्ट हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट हो गया। तो सबसे पहला नेचर इसका क्या है कि नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में ये हेल्पफुल है। सेकंड इसमें आता है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा इशू है जो पूरे नेशन का ही है, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो हम पूरे एज अ होल पूरी इकोनॉमी के लेवल पे चल रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी को भी डिस्कस करता है। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हो, थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हो, सेम चीज होगी। केन्सियन के अकॉर्डिंग हम इसमें चलते हैं। ये एक इकोनॉमिस्ट हैं, इनकी बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो केन्सियन के अकॉर्डिंग जो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको ये चीज बताती है कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर क्रिएट हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज क्या हैं, और अब कॉजेज अगर आपको पता लग गए तो अब आप क्या डिस्क्लोज करोगे उसके बाद कि उसकी रेमेडीज क्या हो सकती है। तो ये दोनों कंसेप्ट किससे जुड़े हुए हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। मैक्रो इकोनॉमिक्स इस पे भी फोकस्ड है कि कोई भी इशू क्यों क्रिएट हुआ, रीजंस क्या थे, हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं और फिर हम उनको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक का पॉइंट है। थर्ड पॉइंट आपका आता है थ्योरी ऑफ मनी।
जैसे आप मनी की बात करते हो तो माइंड में आता है कि मनी सर्कुलेट कौन करता है? आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, गवर्नमेंट जो इनको इशू कर रहे हैं और सर्कुलेट करते हैं। आरबीआई का मेन रोल क्या होता है? आरबीआई कुछ पॉलिसीज बनाता है, क्योंकि हम मैक्रो लेवल की बात कर रहे हैं तो हम पूरे बैंकिंग सिस्टम को इंक्लूड करेंगे। आरबीआई हमारा सेंट्रली एपेक्स बैंक है जो ओवरऑल इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए रोल प्ले करता है। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज को बनाता है। जब मार्केट में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है, जब प्राइसेस बहुत ज्यादा गिरते और बढ़ते हैं, तो उस टाइम पे सेंट्रल बैंक जो है वो सप्लाई ऑफ मनी को रेगुलेट करने में काम करता है। किस पे वर्क करता है? टू रेगुलेट सप्लाई ऑफ मनी, कि किस तरीके से मनी को मार्केट में ले जाया जाएगा, वो कैसे हेल्पफुल होगी। तो ये भी एक मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है। ये पॉइंट्स हमें क्या शो कर रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है, उसका नेचर क्या क्या, वो किन किन चीजों को कवर करता है। तो वो हर उस प्रॉब्लम को, हर उस इशू को कवर करता है जो मैक्रो लेवल पे डिस्कस किया जाएगा। जैसे मनी, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए इसके लिए, पूरे नेशन में एक जैसी, और ये इशू हर जगह का है, तो पूरा बैंकिंग सिस्टम इंक्लूड हो गया, तो ये मैक्रो के अंडर आएगा। एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट ओवरऑल पूरे नेशन का इशू है, तो ये भी मैक्रो के अंडर आएगा। इसके बाद नेशनल इनकम इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पूरे नेशन के हम कैलकुलेट करते हैं हर साल। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद हमारे पास आता है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल, जब भी हम जनरल प्राइस लेवल के बारे में डिस्कशन करते हैं तो हमारे पास दो पॉइंट्स आते हैं। एक तो आता है हमारे पास इन्फ्लेशन का पॉइंट, और सेकंड हमारे पास आता है डिफ्लेशन का पॉइंट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन्फ्लेशन मींस जब जनरल प्राइस लेवल कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है तो क्या क्रिएट करेगा? इन्फ्लेशन, रेट्स बढ़ते जाएंगे। वहीं पे हम कहें अगर जनरल प्राइस लेवल रेगुलरली या कंटिन्यूअसली गिर रहा है तो वो क्रिएट करेगा डिफ्लेशन। अब दोनों ही केसेस में इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप को करेक्ट करने की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ये पूरे नेशन को इफेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आते हैं। क्योंकि मैक्रो लेवल पे ही आपको ये पता लग रहा है कि इन्फ्लेशन कैसे क्रिएट हो गया, कौन कौन से एरिया में किस रीजन से आया, डिफ्लेशन क्यों आया। उसके बाद इसके ऊपर थ्योरीज या पॉलिसीज बनाई जाती हैं आरबीआई की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कि कैसे इसको करेक्ट किया जाए, कैसे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है? गवर्नमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को हर ईयर गवर्नमेंट बजट निकालना होता है, और यही बजट हर तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखते हुए, स्टडी करते हुए, इश्यूज को प्लान करते हुए ही बनाए जाते हैं कि कौन कौन से एरियाज में इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, कितने लेवल का बजट वहां पे इन्वेस्ट करना होगा उसे बेटर बनाने के लिए, तो वो सब गवर्नमेंट को ही डिसाइड करना होता है। लास्ट पॉइंट आ गया इसमें बीओपी स्टेटस। बीओपी वर्ड का मीनिंग होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बीओपी वर्ड जब भी हम पढ़ते हैं, इट मींस हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, जिस केस में एक नेशन दूसरे नेशंस के साथ ट्रेडिंग करता है, चीजों को, सर्विसेज को या गुड्स को एक्सचेंज करता है, तो या तो इनफ्लो होगा मनी का, फॉरेन एक्सचेंज का, या फिर आउटफ्लो होगा। तो दोनों ही केसेस में आपको पेमेंट्स या तो लेनी है या फिर वापस करनी है। तो तीन केसेस हो सकते हैं, अगर हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किया और इंपोर्ट कम, एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम, तो हमारे पास इनफ्लो ज्यादा होगा, पॉजिटिव बैलेंस आ जाएगा। इसे बोलते हैं सरप्लस ऑफ बीओपी, सरप्लस ऑफ बीओपी, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है, ये उससे ज्यादा है। इक्विलिब्रियम तो कब आता है? जब एक्सपोर्ट्स एग्जैक्टली इक्वल हो जाए इंपोर्ट्स के। रिवर्स कर दो, इंपोर्ट आपने ज्यादा किया, एक्सपोर्ट आपने कम किया, तो ये नेगेटिव बैलेंस हो गया। एक केस होगा जब आपने एक्सपोर्ट एग्जैक्टली इंपोर्ट के इक्वल किया, इसे हम बोल देते हैं इक्विलिब्रियम। तो जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का स्टेटस देख रहे हो, बीओपी स्टेटस देखते हो, तो क्या डिफाइन करता है? ये बताता है कि आपके नेशन की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है और इंटरनेशनल मनी मार्केट में हम कैसे उन चीजों को कवर कर रहे हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में काउंट होते हैं, क्योंकि इन सभी में आपने ये देखा कि ये ओवरऑल नेशन या इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं।
ये सारी प्रॉब्लम्स पूरे इकोनॉमी में कॉमन है, तो इसीलिए ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आती है। अब आता है हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, सिग्निफिकेंस, या फिर हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट पॉइंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक तरीके से आपको क्या प्रोवाइड करवाती है, रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये आपको ये बता देती है कि पूरे नेशन में ये सिचुएशन है प्रेजेंटली, तो अगर आपको डेवलप होना है, आपको ग्रोथ करनी है, तो आपको इन सिचुएशंस को कैसे टैकल करना है, इन प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना है आपकी नेशन की ग्रोथ के लिए। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक तरीके से बहुत सारी पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनकी हेल्प से हमें ये बताती है कि इंडिया में किस तरह की नीड्स हैं जिनको पूरा करना इंपॉर्टेंट है, फिर हमारे पास क्या मीन्स हैं जिनका हम यूज करके नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो एक तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट का रोड मैप दे देती है कि इस अकॉर्डिंग चलते रहिए, इन पॉलिसीज या प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग, तो जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है वो सभी सॉल्व आउट हो जाएंगी। क्लियर? सो इट मींस ये क्या करती है, रोड मैप प्रोवाइड करवा, जिसकी हेल्प से हम बहुत इजीली ग्रोथ कर सकते हैं। सेकंड आ गया, ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए वर्क करती है। अभी हमने एक पॉइंट डिस्कस किया कि सेंट्रल बैंक जो है वो पूरे नेशन में बहुत सारी पॉलिसीज बनाता है। दो पॉइंट्स हम पढ़ेंगे इसमें, एक तो गवर्नमेंट आती है जो कि फिस्कल पॉलिसी बनाती है, फिस्कल या बजटरी पॉलिसी, दोनों एक ही पार्ट में, और एक आ गया हमारे पास आरबीआई जो हमारा सेंट्रल या मेन बैंक है, जो बैंकिंग सिस्टम को हैंडल करता है, ये पॉलिसीज बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या आता है, फिस्कल में आता है गवर्नमेंट के रेवेन्यूज कहां से आ रहे हैं और कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, उसको मेंटेन करना ताकि वो डिसबैलेंस ना हो। सेकेंडली आरबीआई ये चेक करता है कि मनी सप्लाई मार्केट में इक्वल रहनी चाहिए, जितने डिमांड है उतनी सप्लाई। अगर डिमांड ज्यादा है या सप्लाई कम, या डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा, तो दोनों ही केसेस में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का इशू क्रिएट होगा। तो इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स टाइमली ये चीज बता देता है कि गवर्नमेंट को कब क्या चेंज करना है, क्या पॉलिसीज बनाई जाए, नई क्या प्लानिंग्स हो बजट में या मॉनेटरी पॉलिसीज में, फिस्कल पॉलिसीज में, जिसकी हेल्प से इन फ्यूचर ये इश्यूज ना हो और इनको हम सॉल्व आउट करके इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर सके। थर्ड पॉइंट, ये बीओपी स्टेटस को भी मेंटेन करता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, बीओपी स्टेटस का मीनिंग क्या होगा, इक्विलिब्रियम लेकर आना है, इसमें भी एक्सपोर्ट को इंपोर्ट के एग्जैक्टली इक्वल करना है। तो बीओपी स्टेटस क्या शो करता है, किसी भी नेशन की परफॉर्मेंस को शो करता है। अगर आप बेटरमेंट की तरफ जा रहे हो, उसका मतलब आपका बीओपी स्टेटस कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, सरप्लस में होगा। नेगेटिव पे जा रहे हो तो नेगेटिव होगा, और इक्विलिब्रियम मींस एग्जैक्टली स्मूथ चल रहे हो तो वो इक्वल या इक्विलिब्रियम में होगा। तो इट मींस बीओपी स्टेटस ये बता देगा कि इकोनॉमी किस कंडीशन पे है, कैसा परफॉर्म कर रही है, किस लेवल की जीडीपी ग्रोथ आप कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड कर सकते हैं कहाँ इंप्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट, हम कहाँ लैक कर रहे हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से, क्योंकि वो हमें डेटा प्रोवाइड करवा रही है, उसी के बेसिस पे आगे की फर्दर पॉलिसीज या प्लानिंग्स बनाई जाती है। तो ये यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट हो गया इन चीजों को पता करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये बहुत ही मेन प्रॉब्लम्स हैं इंडिया की, पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो पूरे नेशन को इफेक्ट कर रही है, और इवन एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो दूसरे कंट्रीज को भी इफेक्ट कर रहा है, पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट कर रहा है, ग्लोबल कंसर्न है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इन चीजों पे भी फोकस करती है कि पॉवर्टी है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए बहुत सारे मैक्रो मॉडल्स बनाए गए हैं ताकि इन प्रॉब्लम्स का एग्जैक्ट एक ओवरव्यू हमें मिल जाए, जिसके बेसिस पे हम आगे इनके लिए फर्दर प्लान करें। जैसे पॉवर्टी को डिक्रीज करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना इंपॉर्टेंट है, या फिर बीपीएल फैमिलीज पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है, उनको अपॉर्चुनिटीज देना इंपॉर्टेंट है, तो उन चीजों पे वर्क करना। तो ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड कर रही है, ताकि इन प्रॉब्लम्स से हम इंडिया को बाहर निकाल सके। अब आ गया लास्ट पॉइंट हमारे पास इसका, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जब आपको इतनी सारी चीजों के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो जाएगी, तो फाइनली हमें क्या बनानी होती है, बहुत सारी पॉलिसीज जो किसी भी नेशन को रन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे गाइडलाइंस होती है वैसे पॉलिसीज भी वही वर्क करती है। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन किस बेसिस पे हो रहा है? इन सभी डिटेल्स के बेसिस पे हो रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको जैसे एग्रीगेट डिमांड कितनी है, एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितना है, पॉवर्टी कितनी है, इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन देती है। अब उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है हम किस लेवल पे हैं और कितना चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। तो इट मींस पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना, उन्हें बनाना इन्हीं इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। और ये सभी इंफॉर्मेशन हमें किससे मिल रही हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स से मिल रही है। तो ये चैप्टर आपका एंड हो गया। इसमें बेसिकली हमने मीनिंग डिस्कस किया है कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी स्कोप के बारे में। पर इसके बाद भी अगर हम लास्ट इसको एंड करते हैं इस पॉइंट के साथ कि जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं वो आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जितने भी इमर्जिंग चैलेंजेस है इसको हम बोल सकते हैं एक इमर्जिंग चैलेंज है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट या एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो इस तरह के इमर्जिंग चैलेंजेस जो आज भी कंटिन्यू है और लॉन्ग टर्म से चलते हुए आ रहे हैं, तो इस तरह की चीजों के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन मैक्रो ही दे सकती है ताकि इनके ऊपर प्रॉपरली वर्क किया जा सके। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं होगी तो आपको यही नहीं पता होगा कि नेशन में किस तरह के इश्यूज हैं और कहाँ पे इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? तो इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड कर लें बेटा।